बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते क्या हैं। सो द कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स आर द डिफेक्ट्स इन द हार्ट इन लार्ज ब्लड वेसल्स राइजिंग फ्रॉम द हार्ट एंड दे आर प्रेजेंट एट द बर्थ, मीन्स दे आर प्रेजेंट कंजेनिटली एट द बर्थ। सो ये क्यों होते हैं और कब होते हैं। सो दे मेनली अकर्स इन द अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस, मेनली फ्रॉम द 3 to 8 वीक्स, क्योंकि इन 3 to 8 वीक्स में जो है CVS की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन कम्प्लीटली CVS की डेवलपमेंट फ्रॉम 3 to 8 वीक्स होती है। काइंडली इग्नोर द बैकग्राउंड noise, these are due to the work going on in our house. So it may be due to the environmental exposure, to different pathogens or teratogens, for example rubella or other teratogens. There may be due to the maternal diabetes, or may be due to the chromosomal abnormalities, like as occur in the Down syndrome or Turner syndrome, etc. अब इससे पहले कि हम क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लें, हम जानना चाहेंगे कि नॉर्मल जो है एनाटॉमी ऑफ द हार्ट क्या है। फॉर एग्जांपल सिंपल सा अगर हम ये देख लें, दिस इज द राइट एट्रियम पोर्चम। हार्ट कंसिस्ट ऑफ, एज यू ऑलरेडी नो, 4 chambers, and this is the left atrium, right ventricle and the left ventricle. Now from the systemic venous circulation, blood coming to this superior vena cava, inferior vena cava into the right atrium. अब इस राइट एट्रियम टू द वॉल राइट वेंट्रिकल की तरफ आता है, और ये राइट वेंट्रिकल लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। अब ये लंग्स जो है ये है लो प्रेशर एंड लो रेजिस्टेंस। मतलब ये है लो प्रेशर, मतलब ये है कि ये राइट वेंट्रिकल जो है ये बहुत ही लो प्रेशर से ब्लड सप्लाई करता है टू द लंग्स। और इन लो प्रेशर की वजह होती है कि लंग्स के जो मस्कुलेचर है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है नेचुरली। तो अगर वीक होगी हाई प्रेशर से अगर हम ब्लड सप्लाई करेंगे तो लंग्स को डैमेज करेगा, और इसी तरह इट कैन कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू adaptive changes in the lungs to avoid this high blood pressure and to protect its musculature from the high blood pressure. It will cause hypertension. अब ये इसलिए क्या क्योंकि हम इसके बाद एक फिनोमेना आने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ से होता है कि जब ब्लड ऑक्सीजनेट होता है तो ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन, और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से आयोर्टा के थ्रू पूरे बॉडी तक ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। अब ये हो गई नॉर्मल कार्डियक एनाटॉमी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू। अब चलते हैं कार्डियक कंजेनिटल कार्डियक डिफेक्ट्स की क्लासिफिकेशन की तरफ। तो इसको हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 इज़ द मालफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द लेफ्ट टू राइट शंट। The malformation associated, the second one is the malformation associated with the right to left shunt, and the third one is the malformation associated with the which cause obstruction. सबसे पहले की तरफ आते हैं malformations associated with the left to right shunt. It include 3 types of malformation: the atrial septal defects, the ventricular septal defects, and the patent ductal arteriosus. Atrial septal defects, ventricular septal defects and the patent ductal arteriosus. Coming towards the atrial septal defects, तो ये क्या होते हैं? It is the fixed opening in the atrial septum which allow the free movement of blood to flow between the atrial chambers. For example ये है पूरा हार्ट, ये हो गया एक चैम्बर लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट एट्रियम,
तो यहाँ पर एक डिफेक्ट होगा विच विल अलाउ द कंप्लीट और फ्री मूवमेंट ऑफ द ब्लड बिटवीन द टू चैम्बर्स फ्रॉम द हाई प्रेशर to the low pressure, and the high pressure is the left atrium. So this will called left to right shunt. अब there are three types mainly of the atrial septal defect. The first one is the ostium secundum, and it is the most common. About 90% of the atrial septal defects are due to ostium secundum, and it is due to the malformation of the ostium secundum, which closes the foramen ovale. The second one is the ostium primum, and this usually occur in the lower atrial septum, and it accounts for the 5% of the atrial septal defects, and it is much more associated with the syndrome like Turner syndrome. Coming towards the third one is called the sinus venous type, and this is much more in the upper atrial septum as compared to the ostium primum, which is present in the lower atrial septum, and it also account for the fifth one. Now coming toward the fourth one, so the fourth one is called the patent foramen ovale. It is not the type of atrial septal defects, but it can be an atrial septal defects due to the not closing of the foramen ovale present between the right atrium and the left atrium. Coming towards the clinical findings, so there will be no cyanosis. First point, no cyanosis, because it is the fully oxygenated blood which shunts from the left to the right. Because the blood is fully oxygenated, so there will be no cyanosis, and it does not bypasses the lungs. Now there will be important point in the atrial septal defect, that there will be the split of S2 on the auscultation. On listening on auscultation through the stethoscope, there will be a split in the S2 sound, and this split is due to the delay closure of the pulmonary valve due to the much more blood in the right ventricle ज़्यादा बड़ा होगा, तो ये पल्मोनरी वाल के क्लोजर में जो है क्या इसको प्रिवेंट करेगा क्लोजर में. इट विल प्रिवेंट द क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल, एंड दस इट विल काज द डिले एज कम्पेयर टू द आयोटिक वाल. S2 साउंड जो है वो पल्मोनरी और आयोटिक वाल के क्लोजर से प्रोड्यूस होगा. तो जब पल्मोनरी वाल की क्लोजर डिले होगी, आयोटिक वाल इससे पहले क्लोज होगा, तो 2 साउंड्स प्रोड्यूस होंगे, और इसको कहते हैं स्प्लिट S2 साउंड. दूसरा जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन. इस तरह मैंने कहा, यहाँ पर पूरा जो है मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर हम इंक्रीज प्रेशर के, चूँकि राइट वेंट्रिकल ड्यू टू लेफ्ट टू राइट शंट, राइट वेंट्रिकल विल कंटेन मच मोर ब्लड, and it will contract much more forcibly and will cause the blood to be expelled to the lungs much more forcibly and with much more pressure. Now the vasculature of the lung is low pressure and low resistance sensitive. अब अगर हम इंक्रीज प्रेशर के साथ क्या करेंगे, उसको ब्लड सप्लाई करेंगे, तो लंग क्या करेगा, एडाप्टिव चेंजेस करेगा to protect its vasculature against the high blood pressure, and this will cause the vessels of the lung to contract, in causing increase in the resistance and thus increase pulmonary pressure or pulmonary hypertension, causing pulmonary hypertension. अब इसको क्या कहते हैं, इस पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ड्यू टू द लेफ्ट टू राइट शंट अगर ये हो जाए, तो इसको कहते हैं इट इज़ अ साइन ऑफ Eisenmenger syndrome. What is Eisenmenger syndrome? It is a syndrome in which long standing left to right shunt causes pulmonary hypertension due to the overflow or increased pressure in the right ventricle, and this increase in the pulmonary hypertension will cause the right to left shunt, and it is characterized by the symptoms like cyanosis, polycythemia and clubbing. क्योंकि जब राइट टू लेफ्ट शंट होगी तो क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाईपास होगा लंग्स के ज़रिए,
तो क्या होगा कि साइनोसिस होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप समझ रहे हैं, दीज आर द 4 चैम्बर्स, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो गया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्रोड्यूस हुआ है। अब इसमें प्रेशर ज़्यादा है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से राइट वेंट्रिकल्स में भी प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर ये प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि ब्लड जो है फ्रॉम द राइट साइड लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा थ्रू दिस डिफेक्ट्स और दिस डिफेक्ट्स, atrial defects or the ventricle defects, and this will causing the deoxygenated blood to go into the left ventricle। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आयोटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है थ्रू आउट द बॉडी तो ये क्या कर करता है, साइनोसिस। तो ये क्या होगा, साइनोसिस। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हाइपोक्सिया भी काज करेगा, वह हाइपोक्सिया एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज़ करेगा, पॉलीसाइथीमिया काज करेगा, दूसरा ये क्लबिंग भी काज कर सकता है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं एज़ेनमेंगर सिंड्रोम के। अब आते हैं मार्पोलॉजी की तरफ के राइट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में हार्ट की मार्पोलॉजी किया हो तो इसमें हाइपरट्रोपी, वॉल्यूम हाइपरट्रोपी ऑफ द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल होगा। वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, दिस वॉल्यूम विल काज इंक्रीज इन द अगेंस्ट द वॉल्यूम इंक्रीज हाइपरट्रोपी, और हाइपरट्रोपी ऑफ द राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल होगी। डायलेशन होगा राइट एट्रियम और वेंट्रिकल में, डायलेशन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी होगा ड्यू टू मच मोर ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल। वॉल्यूम एट्रोपी होगी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू लेफ्ट टू राइट शंट, और जो है ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व्स की जो है एनलार्जमेंट होगी ड्यू टू हीमोडायनामिक चेंजेस। अब ट्रीटमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स है वो स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस नहीं करते एंड दे रिक्वायर्ड द सर्जिकल प्रोसीजर्स। Now coming towards the ventricular septal defects. So what are ventricular septal defects? These are the fixed opening in the ventricular septum, and most of them close spontaneously as compared to atrial septal defects which require surgical procedure to close them, and they don't close spontaneously. Ventricular septal defects closes spontaneously. They are divided into 4 as the ventricular septal is made up of 2 components. The upper one is the membranous and the lower one is the muscular. So the first one is the membranous septal defects present in the membrane. It accounts for the 90% of the ventricular septal defects. The second one is the muscular. It accounts for the 5%, and the 5% are due to the subaortic septal defects or subvalvular septal defects which are present around the aorta or the valves. Towards the clinical findings, there will be left to right shunt, pulmonary hypertension as we have already discussed, and there will be no cyanosis, and there will be Eisenmenger syndrome due to the pulmonary hypertension. This will cause late cyanosis. मार्पोलॉजी की तरफ आते हैं। सो देयर विल बी राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोपी, राइट वेंट्रिकल डायलेशन, पल्मोनरी आर्टरी डायलेशन वी हैव डिस्कस्ड, एंड प्रेशर हाइपरट्रोपी ऑफ द राइट एट्रियम। अब एट्रियम क्यों के फॉर एग्जांपल प्रेशर क्यों करेगा, ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकुलर है, यहाँ पर ब्लड ज़्यादा होगा ड्यू टू द डिफेक्ट्स यहाँ से, तो क्या करेगा कि मच मोर प्रेशर विल be required to cause the right atrium to force the blood to the right ventricle। तो इसी तरह इसकी प्रेशर हाइपरट्रोपी हो जाएगी। and there will be also left atrium and ventricular hypertrophy written in the हर्षमोहन में लिखा हुआ है। समझ नहीं आ रही है, अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट्स में लिख लें। ट्रीटमेंट क्या है, मेनी क्लोज स्पॉन्टेनियसली एंड इफ नॉट क्लोज स्पॉन्टेनियसली सर्जिकल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड। थर्ड वन की तरफ आते हैं, वो है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसिस क्या होता है। नॉर्मल एनाटॉमी की बात करें तो ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल।
इससे पल्मोनरी आर्टरी अराइज होती है, इससे आयोर्टा अराइज होता है। अब क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जब ब्लड आता है तो चूँकि ब्लड लंग तो ऑक्सीजनेटेड नहीं होते, नो ऑक्सीजन, तो क्या होता है कि जब वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में आता है, और चूँकि लंग्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये इस डक्टस आर्टेरियोसिस के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कि मदर से आया हुआ होता है, ये आते हैं आयोटा, और फिर आयोटा के ज़रिए थ्रू द बॉडी ये सप्लाई कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब कुछ इन सम पीपल इट डज नॉट क्लोजेज आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ ये है स्लोली क्लोज होना शुरू हो जाता है आफ्टर अबाउट 3 to 4 वीक्स, ये कम्प्लीटली रिग्रेस हो जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसिस में। लेकिन कुछ लोग में ये पेटेंट ही रहता है और उसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, एंड इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद द infection by rubella cause congenital rubella. There will be clinical points will be from left to right shunt, and there may be Eisenmenger syndrome due to the pulmonary hypertension. There will be no cyanosis firstly, but due to Eisenmenger syndrome, as we have earlier discussed, there will be cyanosis, क्योंकि इसमें ब्लड जो है राइट टू लेफ्ट शंट होता है बाई पासिंग द लंग्स। मार्कोलॉजी की बात करें तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोपी होगी, हाइपोट्रोपी इसमें होगी, राइट एट्रियल हाइपोट्रोपी भी हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंडोमेथासिन, एंडोमेथासिन इसलिए क्योंकि एंडोमेथासिन इट स्टॉप्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ई, एंड दिस प्रोस्टाग्लैंडिन ई इज plays very much role in the patency of ductus arteriosus। डक्टस आर्टेरियोसिस में ये प्रोस्टाग्लैंडिन ई बहुत ज़्यादा अहम रोल करता है।